सी दिस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पे हमने डिस्कस करना है दैट व्हाट आर बेसिकली द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग द लेबोरेटरी apparatus, that what particular thing is used for what purpose and what are the things we will be using there। सी देख, सबसे पहले हमारे पास मोटर और पेसल है। इससे हम क्या पर्पस हमारा होता है और हम क्या करते हैं। यूजुअली वी विल बी डूइंग, जब हमें किसी लार्ज लम्प्स ऑफ द सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना होता है पाउडर्ड फॉर्म में। सही है। तो हमारे पास क्या कहानी होती है विश्व से कि हमारे पास लार्ज lumps will be producing the powder। Okay, this is what we do by this mortar and pestle। देन वी हैव द क्रैकेबल लिड। हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर सॉल्ट सब्सटेंसेस को या किसी भी मटेरियल को कंटेन करते हैं। हम इसके अंदर हीट भी कर सकते हैं बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब द हीट एंड इट कैन बी स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो हम इसके अंदर हीट भी करते हैं, उसकी लिड भी हमारे पास मौजूद होती है। इज इट क्लियर? Yes. देन व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग वी हैव? द नेक्स्ट थिंग इज द इवेपोरेटिंग डिश। सही है, द नेक्स्ट थिंग इज द इवेपोरेटिंग डिश फॉर अस। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर evaporation, you can say for crystallization। इन दो पर्पसेस में हम इस चीज को यूज कर रहे होते हैं। सही है। और इसको यूज करते हुए हम बेसिकली अपने पास किसी भी चीज को हीट अप करते हैं और हीट अप करने के साथ साथ यू कैन से दैट कि हम उसको क्रिस्टल्स बनाने में हेल्प आउट करता है ये इवेपोरेटिंग डिश हमें। सही है। अच्छा, देन वी हैव द पिपेट। वाई वी यूज द पिपेट, देखो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस में कोई मिसाल के तौर पे टाइट्रेशन करनी है या कहीं पर कोई हमें सब्सटेंस ऐड करना है अप टू द 25, यानी कि 25 ml हमें बिल्कुल कह लीजिए प्रिसाइज 25 ml ऐड करना होता है, तो वी विल बी यूजिंग दिस मैथड। ओके, वी विल बी यूजिंग द पिपेट्स व्हिच इज बेसिकली फॉर द 25 ml। अच्छा, 10 ml की पिपेट भी होती है बट मोस्ट कॉमनली वी विल बी यूजिंग द 25 ml इन आवर करिकुलम। समझ गए? देन Yes. वी हैव व्हाट? देन वी हैव द ब्यूरेट। अच्छा, ब्यूरेट कहाँ यूज किया जाता है? ब्यूरेट भी टाइट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन ब्यूरेट के जरिए से हमारे पास एक मेजर चीज जो हम ब्यूरेट जिस वजह से यूज करते हैं, एक तो केमिकल रिएक्शन होता है इन विच वी विल बी एडिंग द सब्सटेंस डायरेक्टली। जब इसमें हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, हमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं करना होता, हमें कोई स्लो रिएक्शन नहीं होता, हमें कोई रेट ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट नहीं करनी होती, हमें कोई टाइम ड्यूरेशन की कैलकुलेशन नहीं करनी होती। तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और वील वेट फॉर द सब्सटेंस टू कम्प्लीटली रिएक्ट। लेकिन ब्यूरेट हम यूज करते हैं हम जब इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस कंटेन करते हैं। इसमें 50 cm³ की यूजुअल हमारी ब्यूरेट होती है जो 50 ml कहलाएगा। और इस ब्यूरेट से यूजुअली क्या होता है, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सब्सटेंस को स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐड करते जाते हैं विच विल बी जस्ट गिविंग अस द कलर चेंज। यूजुअली टाइट्रेशंस में जहाँ पे हम कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं वहां इसको इस्तेमाल किया जाता है। बात यहाँ तक समझ गए? देन वी हैव द Yes. स्टैंड। ये सर स्टैंड, ये आयरन स्टैंड होता है। इस आयरन स्टैंड के अंदर हम अपनी ब्यूरेट को लगाएंगे। और apparatus सेट कर लेना बहुत जरूरी चीज होती है। जब भी whenever you are doing a chemical reaction you must be setting the apparatus first, ताकि आपके सारी चीजें आपके पास अलाइन हो। और इसमें लगाना जरूरी होता है। किसी भी चीज को जब आपने होल्ड करना होता है तो डायरेक्टली होल्ड करने के बजाय हम उसको स्टैंड में यूज कर लेते हैं। बात यहाँ तक समझ में आती है? Yes. Got it? Now let's see the next tongs। Whenever you have to hold a very heated substance, कोई बहुत hot material को आपने अगर hold करना है, so you will be using this। सही है, you will be using this thing। अगर आपने मिसाल के तौर पे किसी बहुत हॉट सब्सटेंस को जैसे कि कोई इवेपोरेटिंग डिश को होल्ड करना है, किसी आपने कंटेनर को पकड़ना है जिसको आप हीट कर चुके हैं एंड यू हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ दैट, तो आप डायरेक्टली हैंड से नहीं करते ये काम। द रीजन इज कि आपके पास बहुत ज्यादा हीट अप होता है और जलने का और बर्न का एक खतरा होता है। सो दैट्स फॉर दैट सेक दिस इज बेसिकली अ प्रिकॉशनरी थिंग फॉर अस टू होल्ड एनी ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट। सही है, दिस इज नोन एज द टोंग्स। देन वी हैव द थिस्टिल फनल और ड्रॉपिंग फनल। थिस्टिल फनल क्या होता है? whenever you are doing a chemical reaction, in between the chemical reaction, let's say कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। सही है, आपने जो है वो MnO2 के ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डाला है
एंड MnO2 पे सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो वहां से अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर आपको कोई सब्सटेंस ऐड करना है इन द apparatus या इन द बॉटल जो आप सील कर चुके हैं फ्रॉम द टॉप साइड, ऑब्वियसली बात है जब गैस प्रोड्यूस होती है या गैस कलेक्शन करनी होती है तो हमें कंटेनर को सील करना पड़ता है, ताकि हमारी गैस जो है वो जाया ना हो जाए, हमारी गैस जो है वो हमें जितनी चाहिए कंप्लीटली हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके मिल जाए। बात समझ रहे हैं? फॉर दैट सेक हम यूज करते हैं थिस्टिल फनल फॉर एडिंग एनी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। समझ गए? इसके अलावा ड्रॉपिंग फनल है, इससे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो किसी सब्सटेंस को ऐड कर रहे होते हैं इन द एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर? Yes. तो ड्रॉपिंग फनल और थ्रस्टल फनल का फंक्शन भी हम समझ गए। ना दिस इज द सेपरेटिंग फनल। अच्छा देखो, सेपरेटिंग फनल का काम क्या होता है? कल भी हमने देखा था सेपरेशन के अंदर सेपरेटिंग फनल का यूज। एंड दिस सेपरेटिंग फनल विल बी लाइक व्हाट? सेपरेटिंग फनल इज लाइक कि हमारे पास ये सब्सटेंस, ये apparatus बेसिकली चीजों को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट? हमारे पास दो मिसाल के तौर पे लेयर्स आ जाती हैं, सही है। एक हमारे पास सॉल्वेंट की लेयर होती है और एक हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन की लेयर होती है। हम चाहते हैं कि यार जो भी सब्सटेंस डेंसिटी वाइज डिफरेंस होता है तो वो सब्सटेंसेस सेपरेट रहते हैं। डेंसिटी वाइज डिफरेंस की वजह से वो सब्सटेंसेस आपस में सेपरेट रहते हैं। हम उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करके अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, द लोअर डेंसिटी सब्सटेंस विल बी ऑन द टॉप एंड हायर डेंसिटी सब्सटेंस विल बी ऑन द लोअर साइड। वहां से हम बेसिकली अपने पास कैलकुलेट करके निकालते हैं, यूजुअली सेपरेट करके निकाल लेते हैं। दिस इज बेसिकली द हायर डेंसर सब्सटेंस जो कि नीचे की जाने मौजूद है, और लोअर डेंसर सब्सटेंस हमारे पास टॉप पे होता है। तो उस लोअर डेंसर सब्सटेंस को अलहदा कर लेते हैं और हायर डेंसर सब्सटेंस को हम अपने पास अलहदा कर लेते हैं। बात यहाँ तक समझ में आती है? बाय दिस Yes. सेपरेटिंग फनल। यू गॉट इट? Yes. दैट्स गुड। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूजुअली सॉल्यूशंस प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का सब्सटेंस प्रिपेयर करना है, सो दिस इज बेसिकली द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। सही है। दिस इज बेसिकली द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसमें हम सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक। यू गॉट इट? अब इन सब के यूजेस हमारे पास आगे आएंगे तो वी विल बी सीइंग दैट। ये है एक यूट्यूब। इस यूट्यूब का पर्पस क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास, अगर आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा हो तो ऑस्मोसिस की जैसी एक चीज होती है, इसके अंदर भी हम सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं एंड सॉल्यूशंस विल बी पासिंग। हम इसके अंदर सेपरेशन भी कर सकते हैं बाय जस्ट एडिंग सम ऑफ द डिफरेंट मटेरियल इन इट। अगर गैस पास होके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी वो भी कर सकते हैं, लेकिन सेपरेशन ऑफ गैस या ड्राइंग ऑफ गैस के और भी पर्पसेस हमारे पास होते हैं। सही, और भी हम apparatus यूज कर सकते हैं। इन दिस व्हाट विल हैपन, द थिंग इज कि हमारे पास इस यूट्यूब से हम सब्सटेंसेस को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पास कर रहे होते हैं, और जस्ट जस्ट कन्वर्टिंग द मटेरियल इनटू द लिक्विड इफ इट हैज द लो बॉइलिंग पॉइंट। सही है। Now let's see the important safety precautions in the laboratory when heating a flammable liquid like ethanol. उसको direct heat नहीं करते कभी भी. Okay, don't do the direct heat of the ethanol or any other flammable substance. What we will be doing, we will be simply putting it into a water bath. हम इसको water bath provide करते हैं. Why? The thing is ये water bath हमारे पास वाटर बाथ बेसिकली इसको कंबस्टेंस और फ्लेमेबिलिटी की जो इसकी प्रॉपर्टी है उससे दूर रखता है। हीट इन अ हॉट वाटर बाथ, डू नॉट पुट द इथेनॉल नियर टू द ओपन फ्लेम बिकॉज व्हेन यू पुट इट देयर इट विल combust. Okay, it will just combust simply. It will burn. नाउ लेट्स सी, अगर कोई गैस प्रोड्यूस करनी है, कोई टॉक्सिक गैस है, कोई पॉइजनस गैस है जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सो यू मस्ट बी यूजिंग दिस फ्यूमिंग कबर्ड। इस फ्यूमिंग कबर्ड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो है ना सारी चीजें रख दी जाती हैं व्हेन यू विल बी जस्ट प्रिपेयरिंग अ गैस और टॉक्सिक और अ पॉइजनस गैस। इसके ऊपर एक चिमनी होती है जो गैसेस का यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ गैसेस को रिलीज आउट भी कर देती है। सही है। और उसकी मदद से हमारे पास अंदर ही अंदर गैस प्रिपेयर होती है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट नहीं हो पाती। इज इट क्लियर?
And hot objects hold by the tongue to avoid the burning your hand, as I told you earlier regarding this tongue. Now, whenever you are doing a chemical experiment, whenever you are doing chemical experiment, you are burning something, you must be wearing the glasses, safety glasses, okay, to avoid the splashes in the eyes, because majority of the times when we do the experiment, na, the bubbles comes out, and when they burst out, they usually just they usually just spreading the gas all over the area and also the liquid particles as well, okay. So you need to wear the glasses for it. And for the gloves, you can say that you must be wearing the gloves when handling any of the corrosive substances. Corrosive substance means what? Like the acids and bases which can harm your skin. Okay? Which will harm your skin. Is it clear? To improve the accuracy of results in experiment, what you need to do? Simply, when you do the experiment, na, you must be going for a way that के इससे हमारे पास एक्यूरेसी के लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स की नीड होती है. रिपीट ईच रीडिंग 3 टाइम्स टू ऑब्टेन द एवरेज. हम यूजुअली 3 दफा एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं ताकि हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाए और एक राइट वैल्यू हमारे पास कंसिडर की जा सके. सही है. हमारे आंसर्स में डिफरेंसेस एनॉमलस कोई वैल्यू हमारे पास ना आ जाए. इज इट क्लियर? कोई एनॉमलस वैल्यू हमारे पास ना हो. Then measure the volumes of the liquid using the burette instead of the measuring cylinder because it is more accurate. Measuring cylinder के मुकाबले में burettes are more accurate. That's why we usually do that. Okay, got it. Measures volume of the gases given off in an experiment using the syringe. You see this gas syringe here. This gas syringe. This is the gas syringe we usually use for collecting the gases. Okay, in any of the experiment. Whenever you need to collect the gas, you must be using this gas syringe. You got it? So for collecting the gases, you must use the gas syringe. For measuring the volume, you must be using the burette. And for the exact or the correct values in the experiments, you must be using what? You must be doing the titration. You must be doing the reaction 3 times. You must calculate the reading 3 times. Okay, whenever we need to dry a substance, so we usually do what? We usually dry the substance in between the filter papers. Okay. We usually dry the substance in between the filter paper or place it in a desiccator. A desiccator is what? Desiccator is basically drying apparatus for us. Okay. What will happen then? You see that we will be putting the substance into a desiccator and there is a drying agent. Drying agents are like what? These drying agents must be the anhydrous calcium chloride, calcium sulfate. These are the drying agents. Got it? These are the drying agents for us. So when you put those drying agents there and put the substance which you need to just dry, you have to use the desiccator. Do not heat the crystals in an oven or dry it because this may cause the decomposition of the substance or loss of water of crystallization. हम जानते हैं we have some water of crystallizations attached with the molecules like the CuSO4.5H2O, MgSO4.7H2O, CaSO4.7H2 2H2O, and the potassium sulfate, aluminum sulfate like the double salt potassium. So if you will be heating the substance into the oven, na, you will be doing bad with the salt. You will be releasing the water of crystallization from it. So don't do that. Don't heat it into a oven. Just dry it into a desiccator. Got it? See, when driving a gas, except ammonia. अच्छा, why except ammonia? ये मैं आपको बताता हूँ अभी. Usually when we देखो यहाँ पे एक थिस्टिल फनल लगा हुआ है. गैस apparatus जब भी हम गैस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम थिस्टिल फनल यूज करते हैं वहां पे. अब see this. हमारे पास when we are preparing the gas will now pass through this. To tell you that.
The gas will now pass through this, and it's just coming into the concentrate sulfuric acid. अब चूंकि हो सकता है ये aqueous solution था अंदर, सो जो गैस प्रिपेयर हुई उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इनटेक हो गए, उसके साथ एब्जॉर्ब हो गए, उसके साथ चल गए। हमें उन वाटर मॉलिक्यूल्स से बचाना है। फॉर दैट सेक व्हाट वी विल बी डूइंग, we will be simply just passing the gas into the sulfuric acid, and this concentrated sulfuric acid will taking the water molecules from it। अब यहाँ से गैस बेसिकली जो है वो रिलीज आउट होके ऊपर चली जाएगी। सही है, वापस जाएगी एंड गैस विल बी कलेक्टिंग हेयर। Why not ammonia? Because ammonia react with ammonia एक alkali है। सही है, अमोनिया हैज द अल्कलाइन नेचर, और अमोनिया जब पास होके सल्फ्यूरिक एसिड में पहुंचेगी तो इट विल रिएक्ट देयर एंड इट विल बी प्रोड्यूसिंग द अमोनियम सल्फेट। तो इस वजह से अमोनिया गैस को पास नहीं करते। सही है, अमोनिया गैस को ड्राइंग एजेंट से पास नहीं करते। गॉट इट? नाउ दीज आर सम ऑफ द hazards labels for us। Hazards label means what? That these are the labels which we usually see on the labs, in the labs, and usually on the bottles of the chemical substances usually. Got it? The thing is, the first one is the harmful and irritant. You can say that if this substance just you'll be just in the contact with this substance, you will be observing what? You will be having some irritations in your hand। सही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक इरिटेंट भी है अगर आपके हाथों पे लग जाए सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में तो वो हमारे लिए जो है वो कोरोसिव है क्योंकि बेस है। तो टॉक्सिक मटेरियल के बारे में क्या बताया गया? टॉक्सिक इज द वन which is harmful for us, hazardous for us basically। You got it? Harmful and hazardous for us। देन वी हैव अ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें पहले ही आइडेंटिफाई करके बता दिया जाता है कि भाई इनको यू हैव टू मेक अ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द फायर। व्हाई? बिकॉज इट विल कैच फायर। ओके। देन वी हैव द corrosive substances। corrosive substances are usually the acids and bases। सही है, acids and bases normally। सही है, and these corrosive substances will be like what? The substances which will harm your skin। Okay। Got it? Then we have the radioactive substances. So radioactive materials are the ones which will emit the radiations from them. And when they will be emitting the radiations from them, eventually what will happen? Harmful radiations will affect our skin, and they are on every aspect, they are the harmful for us. Then we have the explosive material. They explode. So usually these materials will just kept in the containers like with oils, or like the sodium metal. Sodium metal can explode, and sodium metal can react with the uh, oxygen and the atmospheric water molecules. So we usually kept the sodium metal in the oil। सही है। Then we have the oxidizing and supports fire। These are the materials which will be supporting the fire। So if there is a fire and these materials will open there, they will be just supporting the fire, and fire will just it will be a more and more fire there। Okay। So these are basically the hazard labels। I want you to simply just roughly draw these labels and note down about them। क्योंकि मैं ये फाइल तो शेयर करूंगा, बट you'll not be having the conversation we are having here right now ना। तो आप कोशिश कीजिए note down these explanations regarding this। Okay। Just do tell me when you are done with the explanation of all the labels here। अब now let's see that हमारे पास जो explanation है, this is regarding the graph। whenever you are drawing a graph ना, so always remember that कि हमारे पास कुछ anomalous values भी होती हैं। टेढ़ा मेढ़ा करके ग्राफ नहीं बनाते, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट में बनाते हैं, यानी कि this graph is right and this is not right। ये anomalous value को भी आपने कंसिडर कर लिया तो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ नहीं बनाते। यू हैव टू गो फॉर अ वेरी प्रॉपर एंड अ बेस्ट फिट लाइन। उसमें बेस्ट फिट लाइन में anomalous values नहीं होती। सही है, बेस्ट फिट लाइन में एनॉर्मलस वैल्यूज नहीं होती हैं। डिड यू गेट इट?
गॉट इट बच्चे? तो ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। देन व्हेन यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हमारे पास एक पॉलिस्टीरीन कप होता है। उस पॉलिस्टीरीन कप के अंदर वी आर डूइंग अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप डेल्टा एच कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, और दिस इज द वन, यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट व्हिच यू विल बी डूइंग देयर। सो व्हाट यू विल बी डूइंग देयर, कि पॉलिस्टीरीन कप होता है, यू हैव अ रिएक्शन मिक्सचर इन इट, यू मस्ट बी अटैचिंग अ थर्मामीटर टू इट एंड देयर इज अ स्टिरर। अच्छा, ये कैलोरीमीटर में भी किया जा सकता है, सही है। लेकिन हमारे पास जो है ना, वो हम पॉलिस्टीरीन कप में इसको यूजुअली परफॉर्म करते हैं। कैलोरीमीटर इसका एक सिंपल एपरेटस होता है, सही है। तो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें यूज करनी है, आपने यहाँ देख लिया कि लिड होती है, रिएक्शन मिक्सचर इज प्रेजेंट देयर, स्टिरर इज also देयर, थर्मामीटर एंड अ पॉलिस्टीरीन कप व्हिच कंटेन्स द रिएक्शन मिक्सचर इन इट। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इंडिकेटर्स एंड वेयर वी विल बी यूजिंग दीज इंडिकेटर्स नॉर्मली? द इंडिकेटर्स आर लाइक व्हाट? The thing is, indicators will be the one which will be identifying us that whether the substance is acidic or basic. लेकिन आप देखिए हमारे पास litmus paper है. This can tells us only that the substance is acidic or basic. Methyl orange, phenolphthalein, या thymophenylene, these are the indicators which will be telling us that whether the substance is acidic or basic. लेकिन जो universal indicator paper होता है, that paper will change the color according to the pH level. सही है? pH level के हिसाब से it will be change the color. सही, it will change the color, and then we will be just seeing the pH paper color or the universal indicator paper color with the हमारा जो pH scale होता है उसके साथ we will measure it. Okay, Yes. got it. Now see this affection on the litmus paper. You need to remember that acids, when you just put the litmus paper in the acid, it will turn red. If you put the blue litmus paper in the acid, it will turn red. And if you put the blue litmus paper in base, it will remain blue. देखो याद रखना, B for base and B for blue. Say B for base and B for blue. Got it? B for base and B for blue. So blue color is for the base and red color is for the acid. Okay? Blue color is for the base and red color is for the acid. Okay? If you put the red litmus paper there, it will remain red. If you put the blue litmus paper there, it will turn red. Got it? It will turn red. Now there's a color. These are basically the universal indicators and the competitive values of the acids and bases according to this pH indicator. You got it? So you see that if you have a pH value 1, it's the most acidic one, the strong acidic substances. From 1 to 7, it's the acidic region. From 7 to 14, it's the basic region. But on the 7, it is what? On the 7, it is neutral. Okay? On the 7, it is neutral. Is it clear? Yes. That's good. You see, in the phenolphthalein, it's basically what? In the base, it is basically the blue in color or pink in color. Phenolphthalein will turn the color pink in the base. Phenolphthalein is neutral. When it is just neutral, it's colorless. And in the acid, it is also colorless. Is it clear? But methyl orange is orange. The central one is basically the neutral one in the methyl orange. It is neutral. On the left side, you have the methyl orange in the base, which is just showing the yellow color. And in the acid, it will be just showing the red color. Okay, it will be showing us the red color, methyl orange. Did you get it? Yes. That's good. Now see, whenever you do the titration, what apparatus you will be using? You must be having an acid, you must be having a base, like you see the NaOH and HCl are reacting. If I say that I have the sodium hydroxide solution in the conical flask,
If I say that I have the sodium hydroxide solution in the conical flask, so I will be putting the indicator there. And if I put the phenolphthalein in it, it will turn blue. The whole solution will turn pink actually. Okay. And when it is pink now, what will happen then? When you will be adding the acid from the burette, it will start just fading away. Okay, the pink color starts fading away, and when the acid and bases are neutralizes, one drop after that, okay, when the acid and bases are neutralizes, one drop after that, one drop of acid after that will be doing what? Will be just making the solution crystal clear. Okay, will be just making the solution crystal clear. Is it clear? Yes. Got it? Now see this. Whenever you are reading a burette reading, so how you will be doing that? देखो ब्यूरेट के अंदर हमारे पास एक मेनिस्कस ड्रॉ होता है. What is basically the meniscus? Meniscus is basically the curve here. You see this one? This is basically the curve. This is known as the meniscus actually. Okay? This is the meniscus actually. This is not 24 actually. This is the 24.2. सही है? जहां पे ये कर्व ड्रॉ होता है, that is the point. Okay? That is basically the point. ये 24.2 हमारी वैल्यू कहलाएगी, not the 24 actually. Okay? You got it? Yes. Now see the next thing. अब इसमें परसेंटेज एरर यानी कि what's the room for the error here? The reading in the burette can be within the plus minus 0.05 centimeter cube difference. आप इतना error consider कर सकते हैं, इसमें ये considerable है. The volume in the burette is taken in at the beginning and the end. Therefore आपने दोनों sides पे अगर 0.05 का error किया, so in total you are allowed to do 0.1 cm cube error. In total value you are allowed to do the 0.1 cm cube error. Is it clear? Yes. So you see, the percentage will be like what? When a burette is used over the 25 cm cube of solution, the overall percentage error is 0.5 divided by 25 multiplied by 100. It's 0.4%. Okay. In total, it is 0.4% there. You got it, bache? Now see, in the titration experiment, when you are performing it, more than one titration, so always do more than one titration for just a better reading. As I told you earlier, calculate almost the three readings. Okay, calculate almost the three readings. Why? Just for the better enough fixed value there. Okay, to perform more than one titration, the burette should be rinsed with water to remove traces of the previous solution. Acha, whenever you are doing more than one titrations, what you will be doing? Whenever you are doing more than one titrations, so it's like what? It's simply like that आपने पहले सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, लेट्स से, फिर उसके बाद आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है. तो देन व्हाट यू विल बी डूइंग? यू विल बी सिंपली क्लियरिंग द ब्यूरेट फर्स्ट. ओके, आप ब्यूरेट को साफ करेंगे, rinse with the distilled water. Okay, distilled water will be clearing all the substance which are present in it. Okay, distilled water will be like clearing all the substance which are present in it, na, the traces of the previous substance. Then with the solution to be used to remove water from which would change the concentration of the solution, आपको सबसे पहले पानी को अच्छे तरीके से साफ करना पड़ेगा. Why? Because if you have the water in the burette, it will basically change the concentration of the substance actually. Is it clear? You got it? Now see the next thing. Up see this, a titration should be repeated more than once to take average results which are more corrected. Maybe there's a possibility कि भाई आप जब ये experiment कर रहे होंगे, so you'll not be able to do it right. सही है. अब जब आप सही कर रहे होंगे ये experiment, तो आपके पास वैल्यू सही आएंगी, बट समहाउ आफ्टर अ व्हाइल यू विल बी रियलाइजिंग कि यार एक आध वैल्यू में डिफरेंस आया. चाहिए डिफरेंस कैसे पता करते हैं? द डिफरेंस मस्ट बी ऑफ द 0.2 रेंज. यानी कि 0.2 के जो तीन वैल्यूज में 0.2, अब लेट्स से यू डिड द फोर टाइट्रेशंस हियर, 21.8, 21.5, 21.35, 21.4.
अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सी तीन वैल्यूज को आपने कंसिडर करना है फॉर कैलकुलेटिंग द कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग. ओके. फॉर दैट सेक व्हाट यू विल बी डूइंग, you will be considering all those values जिनमें 0.2 का difference होगा. Let me tell you this. Okay, let's see that these are the three values which has a difference of 0.2. This one and this one. These are the three. तो हम इससे concordant reading कैसे calculate करेंगे? Simply इन तीनों को plus करेंगे and divided by 3 कर देंगे. You have to plus all them and divide by 3. Okay. Can you tell me the answer? 25, 21.5, 21.35 and 21.4 का आंसर क्या आ रहा है? When you add them all and divided by 3. Tell me the answer. 21.5. तीनों को ऐड करके डिफरेंस 21.5 आ रहा है? नहीं. तीनों को ऐड करो एंड डिवाइड द होल आंसर विद द 3. 21.4. Okay, that's good. So it's the 21.4 here. Got it? So this is how you can calculate. अच्छा, ये 21.8 क्या है? This is basically the anomalous value for us. Okay? This is the anomalous value. Why? Because कि इसमें डिफरेंस 0.2 से ज्यादा का है. जो 0.2 के डिफरेंस ज्यादा, 0.2 से ज्यादा डिफरेंस होता है, उस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते. सही है. अब how you will be preparing a standard solution. These are the steps. Okay, standard solution. That first, what are the standard solution? These are those that have an exact concentration. They are prepared using a volumetric flask as follows. These are the steps which you need to follow for preparing a standard solution there. Okay, for preparing a standard solution. First, you will be doing what? With the required mass of the solid using a pan balance. You see the first picture. Put it into a beaker and distill water and stir with a grass rod to dissolve the solid. आप completely solution को dissolve करा देंगे थोड़े से पानी के अंदर, distilled water में. Then transfer the solution into a volumetric flask. As I told you that volumetric flask किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? For preparing the solutions. Okay, for preparing the solutions actually. You got it? Now see this. Transfer the solution into a volumetric flask using a funnel. जो ऊपर हमने लगाया हुआ है funnel. Okay. Wash the beaker with some distilled water and transfer the washings to the volumetric flask. आपने distilled water से उसको धो के अच्छे से, हो सकता है कि कुछ solution उसमें, कुछ substance उसमें बच गया हो. सो आपके पास क्या होगा? उसकी वजह से आपके पास जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होगा उसके अंदर, वो सारा का सारा रिलीज आउट हो जाएगा. यू गॉट इट? सारा का सारा उसमें रिलीज आउट हो जाएगा और हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में चला जाएगा. इज इट क्लियर? Yes. हाँ, दैट्स गुड. The next thing is what? Add the distilled water to the volumetric flask slowly until the bottom of the meniscus at the mark. अब volumetric flask अलग अलग measurements के होते हैं. Volumetric flask होते हैं अलग अलग measurements के usually, which is like what के 250 ml का होगा, 500 ml का होगा, 200 ml का होगा, इस तरह के. सही. तो आप अपनी desired concentration वाला volumetric flask लेंगे और उसके हिसाब से हम मेजर करके उसको निकाल लेंगे. Close the stopper and shake and invert several times to mix the solution. आप completely उसको mix कर लेंगे. सही, by inverting the measuring flask या volumetric flask. Then to determine the concentration of an acid by the titration. अच्छा, यहाँ पे हम रोक लेते हैं आज क्योंकि सेफ भी नहीं है. इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपरेशन मेथड पे रोक लेते हैं. हम इसको इंशाल्लाह लजीज कल कंप्लीट करते हुए फिर उसके बाद जो है वो विल सी के मैं आपसे इसके कंप्लीट नोट्स शेयर कर दूंगा. ये स्लाइड शेयर कर दूंगा पूरी पीडीएफ के फॉर्म में, सो यू गाइस कैन इजीली एक्सेस दैट. ओके.
यहाँ तक बात क्लियर है? कल की क्लास का टाइमिंग सेम रखें, 3:30 से 4:30, इफ यू गाइज आर अवेलेबल। यस। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो बेटे। अस्सलाम वालेकुम।